नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ अरुणेश यादव, डॉक्टर अरुणेश यादव, और इधर मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अरुणेश यादव जी हैं और देश में ओबीसी समाज के एक यादव जी बहुत मशहूर, सुना ही होगा आपने, सुना है नहीं सुना? हाँ, काफी मशहूर हैं यादव जी। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। यादव जी, एक यादव जी बहुत मशहूर हो रहे हैं देश के अंदर, क्या कहेंगे? कौन से? जज साहब। कौन से यादव जी की आप बात कर रहे हैं? जज साहब। देखिए ऐसा है चौधरी साहब, जैसे बड़ी पुरानी कहावत है कि जो सारी चमकती चीजें जो है वो सोना नहीं होती, तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति संविधान विरोधी बात कर रहा है तो उसको आप किसी जाति विशेष से ना जोड़ें। जहां तक मैं समझता हूं, यादव पिछड़ी जाति से आते हैं और कोई भी पिछड़ी जाति से आने वाला व्यक्ति संविधान विरोधी बात नहीं कर सकता। और अगर वो संविधान विरोधी बात कर रहा है यानी कि वो मनुस्मृति में बिलीव करता है, आरएसएस की पाठशाला में जाता है, और जो व्यक्ति आरएसएस की पाठशाला में जा रहा है वो व्यक्ति इस देश का शुभचिंतक और देशभक्त नहीं हो सकता। बात अगर जज शेखर यादव की जाए तो उन्होंने इस बयान को बड़े सोच समझ के चालाकी से सुनियोजित तरीके से एक ऐसे मंच पे बोला जो विश्व हिंदू परिषद का मंच था। और अगर उनके अतीत में जाकर उनके अतीत के जो कारनामे हैं उन पे प्रकाश डाला जाए तो उनका अतीत आरएसएस से जुड़ा हुआ आपको दिखेगा। और इस बयान के पीछे भी कई गहरे मायने हैं, जिसमें सियासी गलियारों से एक खबर तो ये आ रही है कि वो 2027 में विधायकी की टिकट के लिए दावेदारी करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने सोच समझ के इस तरह का बयान दिया है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का समस्त यादव समाज, समस्त पिछड़ा समाज और समस्त संविधान को मानने वाला समाज इनका सामाजिक बहिष्कार कर चुका है। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने आपत्ति दर्ज की है। यहां तक कि सबसे मशहूर जो वकील हैं कपिल सिब्बल जी, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इनके खिलाफ जांचें की जाएं कि इन्होंने जो पुराने फैसले दिए हैं क्या वो फैसले संदेह के घेरे में तो नहीं है, क्या उनकी मंशा उसी तरह की तो नहीं है जिस तरह के उनके बड़बोलेपन का जो नमूना पूरे देश की जनता ने देखा है। वो तो योगी जी से भी 4 कदम आगे निकल गए। योगी जी तो इशारों में कह रहे हैं कि साहब बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे घटोगे और गुणा होगे और भाग होगे। ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं, मुल्ला भी नहीं बोल रहे, कह रहे साहब जो कठमुल्ले हैं इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मेरे इस बयान पे ट्रोलिंग भी होगी, कई लोगों को आपत्ति भी होगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि उनको अपने पद का घमंड है, उनको आरएसएस में होने का घमंड है, और उनको बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार चल रही है उस पे पूरा भरोसा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बीजेपी नहीं होने देगी। कार्रवाई नहीं होने देगी। शादाब रिजवी, एक जज का इस तरीके से बयान देना सार्वजनिक मंच पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये मायने नहीं रखता कि वो यादव हैं या वो ठाकुर हैं या फिर ब्राह्मण हैं या फिर किसी और समाज से हैं। मायने ये रखता है कि उनकी मानसिकता कैसी है। इस देश के अंदर अगर ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि देश के बंटवारे को लेकर ही बयान देते हैं तो ये चिंता का विषय है। और बेबाक जी, ये कोई नया काम उन्होंने नहीं किया, ये पहले से ही एक शुरुआत से ही एक कहानी रही है। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहिए या फिर कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, जजेस हों, अधिकारी हों और ऑफिसर्स हों, रिटायर्ड होने वाले हों या फिर इस समय वो सेवारत हों, ऐसे लोगों को जब राजनीति में आना होता है तो उनका राजनीति पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ होता नहीं, तो उनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। एक पोर्टफोलियो तैयार करना होता है, संगठन के लिए कितना काम किया ये भी चाहिए होता है। आखिर वो जिस पार्टी में जा रहे हैं, जिस पार्टी की सदस्यता लेंगे या जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे टिकट लेकर, तो उस पार्टी के लिए उन्होंने कितना काम किया, ये बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। जिस तरीके से इसे भांग बोना कहेंगे, सादा भाषा में भांग बोना, तो अब ये भांग बोना जरूरी है टिकट लेने के लिए। वही मैं बता रहा हूँ कि अब ये एक सिस्टम बन चुका है
कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए कोई भी बयान आप दे दीजिए। आपको 24 घंटे से कम, जैसे वो कच्चा बादाम और बहुत सारे ऐसे वायरल हुए थे ना लोग, फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे भाई साहब ने उसका डायलॉग बोला, उस लड़के का जो अभी एक साधु बना दिया गया, छोटा सा बच्चा पढ़ाई की उम्र में। तो ऐसे लोग जो कि 24 घंटे में, ये लोग प्रिया प्रकाश की तरह हैं, 24 घंटे में वायरल होने वाले। तो ये 24 घंटे के अंदर अपना पोर्टफोलियो भी ऐसा बयान देकर तैयार कर लेते हैं, और एक पार्टी जो कि पहले से एक विशेष समुदाय को टारगेट करती चली आ रही है, उसकी नजरों में आ जाते हैं कि हमारी पार्टी के लिए ये आग में घी डालने वाला व्यक्ति कहाँ छुपा बैठा था, इसे लाया जाए और इसे तुरंत किसी विधानसभा से टिकट देकर इसे चुनाव लड़ाया जाए, जिससे कि हम सत्ता पर काबिज हों। तो ऐसे पार्टी के लोगों को, जिनको पार्टी ढूंढ रही है पहले से ही, तो ये मौका देते हैं पार्टी को कि हम यहाँ बैठे हैं, हमें ढूंढ लो। तो ऐसे लोग सिर्फ इसलिए ऐसा बयान देते हैं। उनसे आप कठमुल्ला की परिभाषा पूछिए, बता नहीं सकते जज होने के बावजूद। शादाब रिजवी, लेकिन एक बात बताइए, अगर इस तरीके से ही ये इन शब्दों का प्रयोग हुआ, जिस तरीके से आग में घी डालने की बात की जा रही है, एक तरीके से बिल्कुल आग लगाने की बात की जा रही है, तो फिर ये देश, संविधान, इसका तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। जी सर, अभी आपने देखा होगा कि इन्हीं दिनों पिछले साल पार्लियामेंट के अंदर एक जो वहां पर पार्लियामेंट्री एक रूल पारित हुआ था, और उसमें कहा गया था कि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगा। उसको निषेध कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। और ये जज हैं, ये जानते हैं कि संविधान क्या कहता है, ये जानते हैं कि पार्लियामेंट्री की जो कार्रवाई है उसके अंदर किन शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद अगर अमर्यादित शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि देश की अखंडता और प्रभुता छिन्न भिन्न हो रही हो, तो आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि इनकी नियत में खोट है, और ये चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा बयान दूं कि वही जो मैंने बताया कि हाईलाइट हो जाऊं और भारतीय जनता पार्टी की नजर में मैं बड़ा बन जाऊं, जिससे कि मुझे टिकट मिल जाए और सत्ता का लोभी बन जाऊं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अरुणेश यादव जी, शादाब रिजवी की बात से सहमत है कि ये कुछ लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा सोचते हैं, या पार्टी ऐसे लोगों को अपने अंदर लेती है, अपनी पार्टी के अंदर लेती है कि जो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में एकदम आए हुए होते हैं। तो क्या मानते हैं आप? ऐसे ही मानते हैं? शादाब जी ने जो बात कही है, इसमें दो बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि तुरंत वाली, रैपिड फायर वाली लोकप्रियता, और रैपिड फायर वाली लोकप्रियता, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग में आने वाली लोकप्रियता आपको तभी मिल सकती है, या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपने इतना अच्छा काम किया है कि लोग मजबूर हो जाएं, तो वो विरले ही होते हैं, वो करोड़ों में कोई एक होता है। तो दूसरा तरीका ये होता है विवादित बयान देना, जो कि सत्ता के गलियारों में एक आम बात रही है, और इसमें बीजेपी के लोग या बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग माहिर हैं। और दूसरा तरीका होता है पार्टी द्वारा ऐसे लोगों को भीतर खाने से तैयार करना और प्लांट करना और इनके लिए ब्रांडिंग करना और मार्केटिंग करना। तो इसमें दोनों ही चीजें हैं। क्या आरएसएस इनकी ब्रांडिंग पहले से कर रही थी, पहले से इनके लिए स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? क्या 2027 के लिए कोई एक्शन प्लान बनाया जा रहा है कि यादवों को काटने के लिए किसी यादव को लाया जाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में यादव सबसे प्रमुख ऐसी जाति मानी जा रही है जो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रही है और अभी भी नहीं टूटी है। 10 साल सत्ता से दूर रह चुके हैं और इसके अलावा कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें यादव समाज के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो संविधान की बात हो जो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी समेत तमाम नेताओं ने कही, या फिर माइनॉरिटीज पे अटैक की बात हो तो उसमें भी यादव समाज के सोशल एक्टिविस्ट और नेता और आम जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। चाहे वो दलितों पे हिंसा की बात हो, चाहे वो सवर्णों पे भी हिंसा की बात हो। अभी ब्राह्मण समाज के एक बच्चे के साथ बहराइच में घटना हुई तो उसका प्रतिरोध भी सरकार से सवाल करने में भी यादव जाति के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो कहीं योगी जी का इशारा उस तरफ तो नहीं है कि यादवों को तोड़ दिया जाए, जिससे कि 2027 की जो सत्ता का रास्ता है वो उनके लिए इस आसान हो जाए, और इसी वजह से इस तरह के लोगों को तैयार किया जा रहा है। कुछ इसी तरीके से मथुरा की जो जन्मभूमि है उसके लिए एक मनीष यादव एक लड़का है, उसको भी तैयार किया जा रहा है,
उसको मोहन यादव जी के साथ लगा दिया गया है। मोहन यादव जी के कई दौरे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, हालांकि मोहन यादव जी के किसी भी दौरे में यहाँ का जो यादव समाज है उसने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बीजेपी ने 2 यादवों को डायरेक्ट राज्यसभा भी भेजा है उत्तर प्रदेश से, और वो सिर्फ इसीलिए भेजा है कि कैसे भी इस समाज में सेंध लगाई जाए। लेकिन कोई भी जागरूक समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, जाटव समाज हो, अगर वो जागरूक है और वो समझता है कि उसके मौलिक अधिकार संविधान से जुड़े हुए हैं, तो वो इस तरह की असंवैधानिक बात करने वाले व्यक्ति को, चाहे वो उन्हीं की जाति का क्यों ना हो, पसंद नहीं करेगा। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है अरुणेश यादव कि एक जज, सिटिंग जज, अगर वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो कहाँ संविधान की बात कहाँ रहेगी, और ये स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगी अगर एक जज इस तरीके से अपने मुख से इस तरीके की बात कहेगा। देवाग जी, आप संविधान की बात कर रहे हो, बीजेपी ने तो विधेयक पारित करवा दिया है कि आरएसएस की यूनिफॉर्म पहन के कोई भी अधिकारी आरएसएस की पाठशाला में आ सकता है। पहले तो दबे छुपे अधिकारी जाते थे आरएसएस की पाठशाला के लिए, अब तो अधिकारी अपने ड्यूटी टाइम पे भी जा सकता है। तो यहां तो संविधान की साफ तौर पे धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मुसलमानों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़ों को टारगेट कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी के चुने हुए विधायक और सांसद खुल के हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे गालियां देते हैं, उनको सरकार संरक्षण दी हुई है। बीजेपी के चुने हुए विधायक बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और उन पे कोर्ट केस भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें रियायत मिली हुई है, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। पेरोल मिल जाता है, कभी उनको जमानतों पे रिहा कर दिया जाता है। अभी एक घटना सुनने में आई है कि यहां बरेली के जो विधायक साहब हैं उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, एमपी एमएलए कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। डेट पे डेट दी जा रही है, तारीखों पे तारीखें दी जा रही है। इसी तरीके से इटावा के निवर्तमान सांसद कठेरिया जी थे, उन पे भी एमपी एमएलए कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उसको सरकार द्वारा संरक्षण मिल गया और उनका मामला रफा दफा कर दिया गया। तो जब शासन सत्ता के लोग अपने और विपक्ष के लोगों में भेद करने लगे तो फिर संविधान के मायने नहीं रह जाते हैं। और यही कारण है कि इस समय विपक्षी एकता जो इंडिया गठबंधन है वो आम जनता को बताता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से संविधान पे अटैक किया जा रहा है, किस तरीके से आपके बारीकी से संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संविधान पे चोट डाली जा रही है। और इसके परिणाम और इसके जो क्या कहते हैं साइड इफेक्ट्स आपको आए दिन इस जज की तरह देखने को मिलते हैं। अरुणेश यादव, एक सवाल और है जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया, मेरे जहन में आया है। सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है और सूत्रों के हवाले से खबर भी चल रही है। खबर ये चल रही है कि बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपे जाने की बात कही जा रही है। अब ये कहां तक इसमें सच्चाई है, कहां तक सच्चाई नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये चर्चाएं जोरों पर है। मैं इसमें आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए, ममता बनर्जी जी से कहीं बेहतर विकल्प बहन जी है, बशर्ते बहन जी तैयार हो। बहन जी से हमने 2024 का जो चुनाव हुआ था उससे पहले भी उनको प्रस्ताव दिया था कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो और पूरे देश भर में सम्मानजनक जो सीट आप चाह रहे हैं एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते वो सीट आपको दी जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि ये जो लोग हैं ना, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, लगभग हर पार्टी में, हमारी पार्टी में भी है, बीजेपी में तो खैर है ही है, ऐसे लोग बसपा में भी हैं। और वो लोग ये नहीं चाहते कि बहन जी का गठबंधन इंडिया गठबंधन से हो या बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, उनकी अगुवाई करें। ऐसे लोगों के मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मैं वो नाम लेना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि वो दूसरी पार्टी का इंटरनल मामला है। तो कुछ लोग जो हमारी पार्टी में है, कुछ लोग जो ऐसे लोग इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, देखो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि वो उनकी पार्टी में भी हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग हैं और बीएसपी में भी कुछ लोग हैं। तो बिल्कुल पाक साफ तरीके से बात, हमें ऐसे लोगों से बचना है
और सिर्फ बचना ही नहीं है, ऐसे लोगों की बातों को तवज्जो नहीं देनी है और अपनी एक लाइन पे बने रहना है, संविधान वाली लाइन। सरकार से सिर्फ इसी लाइन पे सवाल करना है। और रही बात बहन जी की, तो देर सवेर सही, हमें पूरा यकीन है कि बहन जी ऐसे जो कुचक्री लोग हैं, जो कुचक्र रच रहे हैं, इन लोगों को अपनी पार्टी से बेदखल करेंगी और जल्द ही इंडिया गठबंधन की कमान संभालने के लिए हामी भरेंगी। इंडिया गठबंधन में कमान संभालने की हामी भरेंगी। सादा ब्रिज भी अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती गठबंधन, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो इंडिया गठबंधन का परिदृश्य क्या होगा? देखिए, शामिल होना भी उनको चाहिए और शामिल होने का प्रस्ताव उनके पास पहले भी था। अब वो क्या मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि एक पार्टी की और बड़ी पार्टी की कमान संभालती हैं तो उनको अपनी पार्टी के निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन आज के समय में नेताओं को कुछ इस तरीके से मजबूर भी किया जा रहा है बेबाक जी, कि वो अपना फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि निरंकुश शासन लगा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके लोगों को, राजनीतिक पार्टी के लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है। चाहे लालू यादव जी की बात हो, अरविंद केजरीवाल की हो, सत्येंद्र जी की हो, चाहे मनीष सिसोदिया की हो, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि उनके बाद भी जब उनको जेल में डाल दिया गया, उसके बाद उनकी सरकारों को तोड़ने मरोड़ने की भी कोशिशें की गई। पार्टियों को तोड़ने मरोड़ने की तो पहले से ही इनकी कहानी रही है, पुरानी इनकी कहानी है। लेकिन जो बात चल रही थी जज साहब की, यादव साहब की, कि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, तो मैं आपको बताऊं बेबाक जी कि इस देश के अंदर ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा प्रताड़ना मिली है। जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज को प्रताड़ित किया गया है इस देश के अंदर जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। जिस समय में भी ओबीसी समाज को निशाना बनाया जाता है। यहाँ तक के डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की सिफारिशें हैं, उनको लागू करने के लिए आवाज उठाई थी, हालांकि लागू नहीं हो पाई। लेकिन उनका जो सर्वे था, या फिर रंगनाथ मिश्रा आयोग बना था, उसमें भी, उस सर्वे में भी ये कहा गया था कि ओबीसी और अल्पसंख्यक, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि हमारे देश के जो दलित हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, शोषित और दलित हैं, उनसे भी बदतर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओबीसी समाज कितनी प्रताड़ना देश के अंदर झेल रहा है। अब वो अगर देश में इन सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो इनको डर लग रहा है। इसीलिए ये मैनिपुलेट करने के लिए कुछ यादवों को, या मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो मोहन यादव हो या और बहुत सारे नाम हैं, तो यादव सरनेम के लोगों को, जिनका सरनेम यादव है, उनको इकट्ठा करके तैयार किया गया है। और तैयार करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी से उनको बड़े पद पर आसीन कर दिया गया है, एक साजिश के तहत, जिससे कि लगे कि ओबीसी का हम हमेशा से भला करते चले आ रहे हैं। हमने ओबीसी के, देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री बना रखे हैं, हमने ओबीसी के लोगों को राज्यसभा भी भेजा है, हमने ओबीसी के साथ हमेशा से प्रेम भाव जताया है। तो ये ओबीसी को छलने की एक नई साजिश है, जिसको ओबीसी समाज को बहुत बारीकी से देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि हमारे साथ जो पिछले जुल्म और ज्यादती की गई हैं, हम उसको नहीं भूलेंगे और आने वाले समय पर याद रखेंगे और आरएसएस भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का काम, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अरुणेश यादव, राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं और हाथरस से पहले संभल भी पहुंचे थे। संभल उनको पहुंचने नहीं दिया गया, तो संभल पीड़ित दिल्ली आए और कल वो राहुल जी संभल पीड़ितों से मिले। और कल ही के दिन की घटना है कि प्रधानमंत्री जी कपूर खानदान से मिले। हालांकि मेरी कपूर खानदान से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं तो बल्कि राज कपूर जी, ऋषि कपूर जी और अब रणवीर कपूर जी, इनका बड़ा फैन हूँ, इनकी सब फिल्में देखता हूँ। लेकिन वो अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। जब मोदी जी को इन लोगों से मिलने के लिए समय है, तो संभल पीड़ित, हाथरस पीड़ित, मणिपुर पीड़ित, ऐसे लोगों से मिलने के लिए समय क्यों नहीं है? इनको भी बुलाया जा सकता था। बिल्कुल। अब जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो काम कौन कर रहा है? नेता विपक्ष। संभल पीड़ितों से मिले और आज जैसे ही संभल पीड़ितों से मिले तो उन्हें एक फीडबैक मिला कि 4 साल हो गए साहब और अब तक हाथरस पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। 2020 में राहुल गांधी जी तमाम जद्दोजहद करके हाथरस पहुंचे थे, वो दृश्य सबने देखे हैं। उस दृश्य में जयंत चौधरी जी को भी लाठियां पड़ी थी। हालांकि अब वो चवन्नी पलट गई, वो अलग है, अलग विषय है। लेकिन जयंत चौधरी जी भी वहां पहुंचे थे और तभी वो जनता की नजर में आए थे और उस समय उनका राजनीतिक एक बूम मिला था। वो चलो राजनीतिक मजबूरियां हैं, साहब पलट गए। लेकिन राहुल जी आज पहुंचे और राहुल जी ने
बिल्कुल उनसे परिवार को सांत्वना दी और ये कहा कि अब संसद में आपके लिए बात होगी, और 4 साल होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने आपको न्याय नहीं दिलवाया। योगी जी कहां सो रहे हैं? अब इनकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के लोग राहुल जी पे शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल जी कोई भी काम, एक काम पकड़ते हैं, फिर दूसरा पकड़ते हैं, फिर तीसरा पकड़ते हैं, फॉलो अप नहीं लेते हैं। तो ये एक करारा तमाचा है कि हमारा नेता, हमारा भी नहीं कह सकते, वो हम कहेंगे कि देश का जो नेता है, बिल्कुल बिल्कुल, देश का नेता जनता को छोड़ नहीं रहा है, जनता के लिए ही लड़ रहा है और जनता के लिए ही संघर्ष कर रहा बिल्कुल है। जनता के लिए ही संघर्ष कर रहा है। उमेश यादव ने बात बड़ी बेबाकी से रखी और हमारे सहयोगी शादाब रिजवी ने भी बड़ी शिद्दत से अपनी बात रखी। आपको इनकी बात कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।